मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माही रंग दे बसंती चोला। तो ये सॉन्ग तो आप लोगों ने सुना होगा। इस सॉन्ग के साथ गाते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी पर झूलते हुए अंतिम सांसें ली। तो इन तीनों को फांसी दी गई 23 मार्च 1931। तो आज 23 मार्च का दिन है और आप लोगों को लिए याद रखना चाहिए कि आज शहादत दिवस भी है। आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं, शहीद दिवस नहीं है। कई पुस्तकों में शहीद दिवस भी लिखा रहता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को है। ठीक, शहादत दिवस है आज। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है। आज 23 मार्च है। तो थोड़ा सा मेरा मन हुआ कि मैं विद्यार्थियों को कुछ भगत सिंह के बारे में कुछ जो पॉइंट हैं जीएस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं और आप लोगों को एक भारतीय युवा होने के नाते इस बात को जानना चाहिए कि किस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी पर झूलते हुए, मुस्कुराते हुए अंतिम सांसें ली। और 24 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी फांसी देने के लिए, लेकिन एक दिन पहले ही फांसी क्यों दे दी गई, इन सब कारणों को हम जानते हैं। बड़े ध्यान से आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907, 28 सितंबर 1907 कहाँ पर हुआ था? लायलपुर में, लायलपुर के एक बंगा गांव में हुआ था। बंगा गांव जो कि पंजाब में है। और कौन सा पंजाब? पाकिस्तानी पंजाब। तो भगत सिंह की जन्मस्थली वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये भी याद रखेंगे क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो बंगा गांव पाकिस्तान में इनकी जन्मस्थली है। क्लियर बेटा? ये तो क्लियर है। 28 सितंबर 1907 को जन्म। पिता का नाम सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार अजीत सिंह थे। ये दोनों ही क्रांतिकारी थे और इनका पूरा परिवार एक क्रांतिकारी था। आप एक बात याद रखेंगे कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन ये जेल से रिहा हुए थे। तो भगत सिंह को भगवान या भाग्यवान भी कहा जाता था बचपन में। जब इनका जन्म हुआ तभी इनके चाचा और पिता जेल से रिहा हुए थे। तो इसलिए भगत सिंह को भाग्यवान या भगवान के नाम से जाना भी जाता है। और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर है। माता का नाम विद्यावती कौर। अब एक बचपन की घटना होती है इनके जीवन से रिलेटेड, आप ध्यान रखना। एक बार इनके पिता खेत में फसल बो रहे थे तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं फसल बो रहा हूँ, इससे कई प्रकार की अन्य फसलें इसी प्रकार की होंगी। तो इन्होंने कहा भगत सिंह ने कि क्यों ना हम बंदूक बोएं, पिस्टल बोएं, जिससे हमारे साथ बहुत सारी पिस्टलें होंगी और हम अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला कर सकेंगे। एक छोटे से बालक की इस बात को सुनकर उनके पिता को लगा कि बालक कितना गंभीर हैं और वो खुश भी हुए कि जो उनके परिवार में क्रांतिकारी की भावना है वही भावना उस बालक के अंदर भी है। तो देखो छोटे से बालक की कितनी घटना देखिए, कितनी आप देखिए जिजीप्सा कि देश को आज़ादी के लिए उनके अंदर कितनी बड़ी जिजीप्सा थी बचपन से ही। तो कहते हैं कि पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। तो भगत सिंह के लक्षण ये बचपन से ही नज़र आ रहे थे कि ये बहुत बड़े क्रांतिकारी बनेंगे। और आप देखिए कि 13 अप्रैल 1919 की एक घटना हुई थी। आप लोगों को मालूम होगा, अमृतसर के जलियांवाला बाग में जिस समय जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। सैंडर्स तो इधर आएगा, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। तो इस घटना की मिट्टी को लेकर वहाँ से इन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला करूँगा। आप सोचिए 1907 में जन्म और 1919 में कितने वर्ष का ये बालक होगा, इस बात को सोचिए। और 1 अगस्त 1920 को इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी सहयोग दिया था। असहयोग आंदोलन में भी, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने सहयोग दिया था। इन्होंने उनके जो भी उद्देश्य थे और इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई जिस स्कूल में ये पढ़ रहे थे, जिस स्कूल में पुस्तकें थी, उनको भी जला दिया था और महात्मा गांधी के आंदोलन का पूर्णतः समर्थन किया। बाद में इन्होंने काकोरी कांड में भी सहयोग दिया था।
काकोरी ट्रेन डकैती केस 9 अगस्त 1925, काकोरी ट्रेन डकैती केस जिससे बहुत सारा धन लूटा गया और उससे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा किया गया। तो 9 अगस्त 1925 आप याद रखेंगे। भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया था। भगत सिंह ने कौन सी सभा? नौजवान सभा का गठन किया था और इसी नौजवान सभा के झंडे तले लाला लाजपत राय ने, इसी नौजवान सभा के झंडे तले लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। जब साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे तो लाला लाजपत राय पर लाठियाँ चार्ज की गई, मतलब इन पर लाठियाँ बरसाई गईं, जिसके कुछ समय बाद इनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का कार्य करेगी। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अनएफी इंडिया, लाला लाजपत राय की पुस्तक है। लेकिन भगत सिंह ने भी एक पुस्तक लिखी है व्हाई आई एम एथीस्ट। भगत सिंह की पुस्तक है व्हाई आई एम एथीस्ट, कि मैं नास्तिकवादी क्यों हूँ, व्हाई आई एम एथीस्ट। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? भगत सिंह ने ये लिखी है। और भगत सिंह के बारे में इम्पोर्टेंट अभी हम बात करेंगे कि जब इनको फांसी की सज़ा सुनाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उस समय ये लेनिन के बारे में पढ़ रहे थे, लेनिन के बारे में पढ़ रहे थे। और इन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है तो कुछ समय आप रुकिए। उसके बाद में उन्होंने वो पुस्तक बंद कर दी। बाद में आप भगत सिंह वहाँ जाते हैं, हंसते हुए फांसी पर झूल जाते हैं। तो उससे पहले कुछ घटना और हैं। 1928 में इन्होंने नौजवान सभा का 1928 में इन्होंने नौजवान सभा का HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर लिया, जिसमें प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रमुख वाक्य था, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद का कथन था। और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तो आप जानते ही हैं, उन्होंने 27 फरवरी 1931 को स्वयं में गोली मार ली थी। और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इसका प्राचीन नाम अल्फ्रेड पार्क था, इलाहाबाद में स्थित है। वहाँ पर अंतिम सांसें ली। चंद्रशेखर आज़ाद पर भी एक मैं आपको लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसको भी आप देखिएंगे। 27 दिसंबर 1928, 27 दिसंबर 1928। स्कॉट कौन था? उन व्यक्तियों में सम्मिलित था जिन्होंने लाला लाजपत राय और सैंडर्स, लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया था। तो स्कॉट को ये मारने गए थे, लेकिन उस समय सैंडर्स मिला तो सैंडर्स की हत्या कर दी। कौन कौन लोग गए थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और जयपाल। लेकिन भगत सिंह और राजगुरु ने उसकी हत्या कर दी, किसकी? सैंडर्स की। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। अब क्या होता है, इसके बाद में वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। लेकिन एक पब्लिक सेफ्टी बिल होता है, उसके पर बहस चल रही होती है सेंट्रल असेंबली में। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये बात याद रखना, कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। बाद में इनको लाहौर जेल में ले जाया गया और वहाँ पर इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ भूख हड़ताल की, जिसमें जतिन दास की 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद में मृत्यु हो जाती है, जिससे पूरे देश में एक लहर चलती है। और भगत सिंह की जो मांगे होती हैं जेल में, जो दुर्व्यवहार होता है भारतीय क्रांतिकारियों के साथ, उसको चेंज किया जाता है। और भगत सिंह ने भी लगभग 100 से भी ज़्यादा दिनों तक भूख हड़ताल की थी, तब उनकी बात मानी गई थी। तो भूख हड़ताल के बाद में फिर इनको फांसी की सज़ा 24 मार्च 1931 को दी जानी थी। लेकिन एक दिन पहले ही इतना जन आक्रोश हो गया था कि जनता को लगने लगा था, अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था कि कहीं जनता भगत सिंह को छुड़ा ना ले जाए और क्रांति ना कर दे। तो एक दिन पहले ही लगभग
23 मार्च 1931 को शाम के समय 7:33 पर इनको फांसी की सज़ा दी गई। और फांसी की सज़ा जब इनको सुनाई गई और इनको ले जाया जा रहा था तो इन्होंने सॉन्ग गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए तीनों क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे पर झूल गए। तो ये उनका शहादत दिवस था 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च को भारत में शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। और आप ध्यान दीजिए, इनको फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जब इनको फांसी दे दी गई थी तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि कहीं जनता इनके शरीर को देखकर आक्रोश में ना आ जाए, तो जेल की दीवार को तोड़कर, पिछली दीवार को तोड़कर, दरवाजे से नहीं पिछली दीवार को तोड़कर इनको फिरोजपुर ले जाया गया और वहाँ पर इनके सबके टुकड़े कर कर उनको जलाया गया। लेकिन वहाँ पर भी जनता पहुँच गई जब तक, तो कुछ हिस्से को इन्होंने सतलुज नदी में बहा दिया और शेष हिस्से को जनता ने लेकर उनका अंतिम संस्कार किया। तो देख रहे हैं कितने बड़े क्रांतिकारी की स्थिति क्या बनती है, आप लोग देखते हैं। तो हमारे भारत में ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। तो इस घटना से आपको शिक्षा लीजिए कि कैसे कैसे क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं, और उनके लिए आज के ये वीडियो सादर नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग भी ऐसी क्रांतिकारी भावना लाएं और उनको नमन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।